क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। मेडू हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीट यूजी एंट्रेंस इस देश के सबसे बड़े एग्जाम्स में से एक है। इसमें 20 लाख बच्चा पिछले साल अपीयर हुआ और कुछ हजार सीट्स हैं। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एज वेल एज द टफेस्ट एंट्रेंस एग्जाम इन दिस नेशन। इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर फिजिक्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये वो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है, उन्हें डराता भी है, उन्हें पूरी तरह से ये भी नहीं पता होता इसे अप्रोच कैसे करें, और बिना फिजिक्स में अच्छा किए आज के सिनेरियो में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अच्छे सिलेक्शन की उम्मीद नहीं की जा सकती है। आज मैं बात कर रहा हूं इसी फिजिक्स को लेकर के इस देश के एक बड़े प्रतिष्ठित एक युवा टीचर के साथ में। ये मेरे साथ हैं विवेक पांडे सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो विवेक पांडे सर आईआईटी गुवाहाटी से हैं। इन्होंने जब जेई एग्जाम दिया तो इनकी 1313 रैंक थी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। 2010 से पढ़ा रहे हैं। हजारों बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन सर ने ट्रेन किया है। ना केवल एकेडमिकली मैं आपको बताऊं, बल्कि इनके जोश की वजह से जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है बच्चे की, वो भी बहुत इंप्रूव हुई है। हमारे साथ हमारी टीम का मेंबर है, मेरे को भी इनसे बहुत ऊर्जा मिलती है। तो सर सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि नीट एंट्रेंस एग्जाम की डेट आ गई है 5 मई 2024, 2 बजे से 5:20 डिसाइड हो गया है कि इस टाइम पर नीट एंट्रेंस एग्जाम होगा। पैटर्न करीब करीब वही है। क्वेश्चन वही जो मैं इंट्रोडक्शन में कह रहा था। ये जो सब्जेक्ट है सर फिजिक्स, जब भी मैं बच्चे से बात करता हूं तो इमीडिएटली वो ये कहता है कि बायो मेरे को बहुत अच्छी तरह से आती है, केमिस्ट्री में कर लूंगा, प्रॉब्लम उसकी क्या होती है फिजिक्स। उसको डर लगता है। वो ये कहता है कि सर अगर मेरी फिजिक्स अच्छी हो गई तो मैं इसको एग्जाम को निकाल लूंगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, इस सब्जेक्ट से बच्चा डरता क्यों है? सर मैं भी सर बच्चों से जब बातें करता हूँ, मेरे पास तो इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का काम भी रहता है और पढ़ा करके भी बच्चों को डर लगता है। तो ये सर एक कॉमन बात, इसका जो मेन रीजन जो मैंने देखा, जो पहचाना और जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, वो ये है कि इन बच्चों का समहाउ मैथ्स, वो जो बेसिक मैथ्स, बेसिक कैलकुलस, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक वेक्टर्स, बेसिक कैलकुलेशंस, वो उनके उसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। इनके दिमाग में बहुत लंबे लंबे मेथड है, उनका विजुअलाइजेशन सही से नहीं। तो क्या ना, जब भी फिजिक्स में कोई क्वेश्चन आता है, कोई भी आप क्वेश्चन उठा के देखिए, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ज्योमेट्री लग रही होगी, कोई ट्रायंगल लग रहा होगा, कहीं वेक्टर लग रहा होगा, कैलकुलस लग रहा होगा। तो उस बच्चे ने पढ़ भी लिया ना, कई बार पढ़ लिया, तब भी जब वो क्वेश्चन करने जाता है तो उससे गलत हो जाते हैं या होते ही। और यही उसके फिर वो डर का ये बिल्डअप होता रहता है और वही फिर उसको सब्जेक्ट डरावना लगता है। और जब क्वेश्चन नहीं होते हैं तो फिर भागता है और इसमें टाइम नहीं लगाता। फिर वो उसे पता ही नहीं ना, वो सब्जेक्ट में टाइम लगाता है, वो मैथ्स में टाइम नहीं लगाता। तो क्या हम ये कह सकते हैं सर कि जो बच्चा जिस तरह से तैयारी कर रहा है, इस फिजिक्स की तैयारी कर रहा है नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, उसमें कुछ चेंज की जरूरत है बेसिकली? क्या हम ये कह सकते हैं कि उसके पढ़ने का तरीका शायद इफेक्टिव नहीं है, शायद ये स्मार्ट वर्किंग नहीं है, ऐसा है कि उसको पक्के तौर पे नहीं पता कि फिजिक्स को पढ़ने का सही तरीका क्या है? विवेक पांडे सर से पूछते हैं, सर ये बताइए कि इस फिजिक्स को फिर अप्रोच करने का जो बेसिक फाउंडेशन है, वहां से तरीका क्या होना चाहिए? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल इसको ना बुल साई वाला, बिल्कुल हिट द टारगेट वाली बात कही है जी। अभी भी बहुत सारे बच्चे 180 में से 180 फिजिक्स में ला रहे हैं। हाँ जी। सो दे हैव क्रैक्ड द आइडिया। और हमारे बच्चे कई सारे, उन सारे बच्चों ने अपनी बेसिक मैथ्स पे काम किया। ओके। दे हैव अ मिनिमम लेवल ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ देयर मेंटल लेवल। वो फटाक से क्वेश्चन को कंप्रीहेंड करके एग्जीक्यूट कर देते। अपार्ट फ्रॉम नॉलेज होने के बाद भी नंबर नहीं आते हैं बच्चों। खासकर अच्छे बच्चे जो फंसे हुए हैं 500 प्लस पे, वो फिजिक्स में 100-120 में फंसे हुए हैं। नॉलेज पता है उनको, दे दो 2 घंटे के लिए पेपर कर लेंगे, टाइम फ्रेम में नहीं कर पाते हैं। इट्स अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ, और वो आएगी बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग करने से। और इसके पीछे शायद ये भी वजह हो सकती है कि जब वो 11th में आए तो बायोलॉजी जब चूज किया तो उन्होंने मैथ्स छोड़ दिया। बहुत से बच्चों ने मैथ्स छोड़ दिया। बायोलॉजी लेने का मीनिंग यही होता है कि वो मैथ्स छोड़ रहे हैं, वो बिल्कुल फिजिक्स में लेकिन मैथ्स रहती है। और फिजिक्स में हर एक क्वेश्चन बिना मैथ के होगा नहीं, या फिर टाइम ले लेगा, या स्टार्टिंग में अगर उनको बेसिक मैथ नहीं बताएगी तरीके से जी, जैसे पहले से इनको कैलकुलस बेसिक चीजें सर जो अज्यूम की जाती होगी बच्चे को पता होगी, जल्दी नहीं बताई जाती। एंड दैट इज द सम ऑफ मिस्टेक्स ऑफ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहां पे भी मिस्टेक्स टीचर से हो जाती है। बट वही सबसे पहले कराना जरूरी, नहीं तो साल भर बच्चा बचेगा।
तो विवेक पांडे सर की बात से मुझे यह पता चला कि इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस। अगर आप सड़क पे जा रहे हैं, आपने रेड लाइट क्रॉस करी, आपका चालान कट रहा है और आप ये कहते हैं कि मुझे तो इस लॉ का पता ही नहीं था, तो गलती आपकी है। आपको लॉ का पता चल गया। अगर आप फिजिक्स बहुत अच्छी करना चाहते हैं तो सबसे पहले टाइम इन्वेस्ट कीजिए बेसिक मैथ में। क्वेश्चन आपसे होने लगेंगे, आपका मन लगेगा, आप ज्यादा टाइम इसमें लगाएंगे। ये बात सही, ये डर खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो खुद ही करेगा वो मेहनत, बाकी सब्जेक्ट पढ़ेगा तो होंगे कुछ। यही बायोलॉजी में आपके साथ होता है, क्योंकि आप कर लेते हैं तो आप और टाइम लगाते हैं। Exactly. तो ये एक मानव का स्वभाव भी है कि जो काम हो रहा है उसमें उसका मन भी लगता, और मन लगना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि सर की ये जो एनर्जी है, जो मेंटल एटीट्यूड की सर बात करते हैं, इस चीज को बड़े ध्यान में रखिए। जिस चीज को आप एंजॉय करेंगे उसमें आपका एफर्ट भी आएगा। अब सर एक क्वेश्चन मुझे आपसे और पूछना है। मेरे को यह पूछना है कि हम हर तरह के बच्चे को पढ़ाते हैं और खास तौर पे आपने बहुत सारे ऐसे बच्चों को पढ़ाया है जिनके 180 में से 180 नंबर आते हैं फिजिक्स में। हाँ जी, हाँ जी। तो 620 नंबर तो कम से कम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए चाहिए। जिस तरह का एग्जाम हो रहा है तो 620 नंबर चाहिए, और 620 नंबर सर 140-50 नंबर फिजिक्स में आए बिना इतना आसान काम नहीं है। हाँ, तो अब ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स को छोड़ सकते हैं। और 700 नंबर पे एम्स दिल्ली नहीं होता, 705 पे एम्स दिल्ली नहीं होता, 700 नंबर पे ऑल इंडिया कोटा से शायद मौलाना आजाद नहीं मिलता। इस तरह की कट ऑफ जा रही हैं। तो फिजिक्स में 180 में से 180 मेरा टारगेट है। मैं मेहनत करने को तैयार हूं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एज अ स्टूडेंट मैं क्या करूं कि मेरे 180 में से 180 नंबर आ जाए। मैं सर एक चीज बताना चाहता हूँ, बायोलॉजी में 360 में से 360 लाने से ज्यादा आसान। अच्छा। और 1/4 टाइम अच्छा, अगर बच्चे ने सही से अगर किया तो फिजिक्स में 180 में से 180 लाना है। तो ये सर बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है। आप ये कह रहे हैं कि ना केवल ये डुएबल है, ये बायो में 360 में से 360 जितने आप फैक्ट याद रखते हैं, अगर आप समझिए, अगर आपने प्रॉपर तरीके से इस काम को किया तो 180 में से 180 नंबर लाना फिजिक्स में ज्यादा आसान है। तो कैसे सर, कैसे करें इस काम को, क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले तो मैंने जैसे वही बताया कि बेसिक मैथ पे आपको उस पर इम्प्रूव करना पड़ेगा, और वो इम्प्रूव आप खुद से भी कर सकते हैं या आपको अलग से मतलब एड ऑन थोड़ा सा बेसिक मैथ के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस वीडियोस वगैरह देखने चाहिए। हम लोग भी जैसे सर वो जब ये बना रहे हैं बेसिक मैथ्स के ऊपर खूब सारे वीडियोस, ताकि वो एक एड ऑन की तरह काम करें, जो भी आपकी तैयारी चल रही है उसके साथ वो उसको सपोर्ट करें। राइट, तो पहला तो ये इस पे काम करना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा जी। दूसरी बात ये है कि सर कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट को, किसी भी टेरिटरी को जीतना चाहते हैं तो हमें पहले उस टेरिटरी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। फिजिक्स में 4 किताबें हैं, हर किताब में 7 चैप्टर है, टोटल 28 चैप्टर हो गए। एक सिलेबस से हट गया है तो टोटल 27 चैप्टर्स। हर एक चैप्टर में ये टॉपिक, जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन में 3 टॉपिक हैं, डायमेंशनल एनालिसिस, एरर एनालिसिस और इंस्ट्रूमेंट्स। इनसे 2 क्वेश्चन आते हैं। अब भले आपको वो तीनों टॉपिक ना आते हो, लेकिन कम से कम याद तो कर लो। जब बायो में आप इतना रट सकते हो तो आप कम से कम 27 चैप्टरों के नाम, इनके अंदर जो टॉपिक्स और कम से कम इनके आपको आइडिया तो हो जाए कि आ क्या रहा है और तुम्हें क्या नहीं आ रहा। फैमिलियरिटी और पूरी टेरिटरी की सर। हाँ। कि आपकी टेरिटरी ऐसे जीतना है। हाँ। आपने चारों तरफ एक बाड़ बांध दी, आपने चारों इसी के अंदर सामान, इसके अंदर सब, और तुम्हारी कहाँ पे रियासत नहीं है और कहाँ तुम्हारी रियासत है तुम्हें पता होना है। हाँ, ताकि फिर तुम्हारा अटैक उस पे तरीके से। ये पहला काम। ठीक है सर। फिर दूसरी चीज, जब आपने ये कर लिया, फिर आपने उन टॉपिक्स पे, खासकर जिन पे आपके बार-बार क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम बेसिक मैथ्स, फैक्चुअली गलत हो रहे हैं या आपको समझ में नहीं आया टॉपिक, उन पे काम कीजिए, उनको डिस्कस कीजिए, उन पे क्वेश्चंस कीजिए, खूब सारे क्वेश्चन कीजिए। सब पे सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। राइट, इतना करने से सर बच्चा आराम से मतलब फिजिक्स में डिसेंट मार्क्स यानी 120 प्लस नाले लगता है। और 180 के लिए सर, 180 के लिए फिर सर क्या अलग लेयर। सबसे पहले आपने पीवाईक्यू कर ली ऐसे करके, तो सबसे पहला जो आप बता रहे हैं वो पीवाईक्यू हुआ सर, पास्ट ईयर क्वेश्चंस। यस, सारे क्यों जरूरी है सर? पता चलता है ना अच्छा कहां से आने वाला है, हाईली प्रूफ, किसमें ज्यादा टाइम देना है और कौन सा ऐसा टॉपिक हो सकता है कि आ ही नहीं रहा हो, आप परेशान हो। तो यू हैव टू, आपको लग रहा हो कि ये चैप्टर बहुत मुश्किल है, लेकिन जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके इजी टॉपिक से आ रहे हो, तो आपको वही टेरिटरी, यू हैव टू सी द टेरिटरी विदाउट सॉल्विंग द टेरिटरी।
आपके सामने होना चाहिए। जो चीज दिख नहीं रही है वो एंजाइटी क्रिएट करती है। आप इमेजिनरी चीज को रिएक्ट कर रहे हैं। आप पहले ये देखिए सच्चाई है क्या। बिल्कुल सच्चाई देखिए क्या है सर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई चीज आपके आंखों के सामने है तो वो आपके दिमाग में भी है। अदरवाइज फ्यूचर की किसी चीज पे आप कैटास्ट्रोफाइज करेंगे बिना देखे बिना सोचे समझे, तो एंजाइटी और स्ट्रेस ये चीज आएगी और उससे नुकसान होता है। चलिए ठीक है सर, मेरे को समझ में आ गया। सबसे पहले PYQ हमें पता लग गया कि किस तरह का पेपर आता है। इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। बिल्कुल। दूसरा फिर बताइए। दूसरा सर, अब ये इतना कटे और बच्चे का लेवल एक एवरेज से ऊपर हो, ठीक है, अगर बहुत ही ऊपर हो, अगर वो 180 में से 120 ला रहा है तो मतलब देश के 2 लाख 1.5 लाख बच्चों में ही नाउ ही हैज टू एस्पायर फॉर गेटिंग 150 प्लस और 180 प्लस। अब इसको करने के लिए उसको 2 सोर्सेस, खासकर जैसे मैं देख रहा हूँ एनसीईआरटी जो PYQ में जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं ना सर, वो एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से डायरेक्टली उठ के आ रहे हैं। अच्छा, तो एक तरीका तो ये है कि आपका देखा हुआ आ जाए, तो आपको उन सोर्सेस से क्वेश्चंस करने चाहिए जिनसे आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा, वो है एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स एंड देन एग्जाम्पलर के दोनों MCQ1 एंड MCQ। तो एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका सर, इनको करने से एक फायदा और होता है, मेंटल लेवल। जब इन क्वेश्चंस को करता है ना सर, ये बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस, ओके, उस बच्चे का स्तर, मानसिक स्तर बढ़ता है, वो क्वेश्चन को जल्दी इंटरप्रेट करता है, कॉम्प्लेक्स चीजों को जल्दी से एग्जीक्यूट करता है और फटाक से अपना आंसर टिक करता है। ये एक मानसिक स्तर भी है, ये सिर्फ नॉलेज नहीं है। हम दोनों ने देखा है कि ये जरूरी नहीं है कि आपकी IQ आपको सेलेक्ट करा दे। प्रेशर के अंडर परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इमोशनल कोशेंट भी उतना ही जरूरी है जितना इंटेलिजेंट कोशेंट है। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन फंस जाए तो क्या करना है। तो सर ने कहा, सर ये एग्जाम्पलर के बारे में एक बार और बताइए। सर एग्जाम्पलर इज सच अ ब्यूटी, इट्स लाइक अ ब्यूटी एंड अ बीस्ट। एक छोटे से उसमें आप सोचिए कि कंसंट्रेट डाल दिया एनसीईआरटी। अच्छा। इट्स हाईली कंसंट्रेटेड, फैक्चुअल, लॉजिकल एंड द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। MCQ1 MCQ2 ये कर लिए बच्चे, ये तभी कर पाएगा जब उसका पीछे उसने कर रखा होगा, तो उससे होंगे ही नहीं। और वो कर लिए होंगे और ये करेगा तो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस, जो डर कहते हैं ना, फिर वो डराएगा, बट डरेगा नहीं। डरेगा ये तो फिर वो डरेगा नहीं। मैं समझ गया, दोस्तों को डराएगा, सबको डराएगा। अब सर इसमें एक चीज और बता दीजिए, वो ये है कि मान लीजिए मैंने से फॉर एग्जांपल मैंने न्यूटन फर्स्ट लॉ किया। एग्जैक्ट। तो मैं तो फिजिक्स में बहुत कम चीजें जानता हूं, तो मेरे को जो याद आया तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ किया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि पहले उसकी PYQ भी करिए, उसी के NCERT सॉल्व एग्जांपल भी कीजिए, और उसी के फिर MCQ1 कीजिए, और फिर MCQ2 कीजिए। ये सब एक साथ नहीं करना है। एक साथ नहीं करना है। एक साथ इसलिए नहीं करना है, आप मतलब टाइम नहीं है आपके पास। जैसे आप कहीं पे भी पढ़ने जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, तो एक चैप्टर 15 दिन चलता है सर। बच्चा इतना सारा एक दिन में नहीं कर पाता। वो जब रिवीजन करेगा ना तब जल्दी हो जाएगी। ओके, पहली बार में नहीं हो पाता। अच्छा, लेकिन शुरुआत में सीक्वेंस यही रखनी है। पहले PYQ सॉल्व एग्जांपल, फिर अगर मन करे, अगर आप मान लीजिए आपके लिए बहुत इजीली हो जाए तो MCQ1 कर लो, 2 बाद नहीं करना। 2 बाद लेयर वाइज करने से दूसरा फायदा होता है, रिवीजन होता है। जैसे बुक 1 खत्म हुई, फिर आपने एक साथ बैठ करके सारे MCQ1 निपटा दिए एग्जाम पर, पूरा फिर से रिवाइज। और रिवाइज करने से बेटे देखिए, यहां तो मैं बायोलॉजी की बात आपको बता सकता हूं। आपके ब्रेन में एक सेंटर है, इसका नाम है हिपोकैम्पस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। इसीलिए हम रिवाइज एंड रिकॉल कहते हैं। मेमोरी के लिए जरूरी है कि आप चीजों को बार बार रिवाइज करें और बाद में टेस्ट से इसको रिकॉल करें। टेस्ट से अब सर मुझे यहां पर एक बात समझ में आई, टेस्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? सर टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए, रिकॉल के लिए, बट टेस्टिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर रिवीजन के लिए। जी, जनरली हम लोग बोलते हैं रिवाइज करके टेस्ट दो, मैं उल्टा बोलता हूँ, टेस्ट दे के रिवाइज करो। बहुत अच्छे, टेस्ट दे के रिवाइज। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको रिवाइज क्या करना है, वो टेस्ट बताता है, टेस्ट का नाम ही वही है। तो टेस्ट देने के लिए तैयारी नहीं की जाती, टेस्ट दे करके जो आपकी कमियां निकली उसके लिए तैयारी की जाती है कि आपको कमियां पता चले। नहीं तो आप किताब खोलते रहेंगे पढ़ने, आपको पता नहीं चलेगा क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और आपको क्या नहीं आता है और आपको क्या पढ़ना है। टेस्ट विल एग्जैक्टली लेट यू नो। बेटे सर की बात समझिए, सर ने कहा टेस्ट शब्द ही देखिए अपने आप में क्या है कि आप टेस्ट कर रहे हैं, आपको जो लग रहा है वो सच्चाई है कि नहीं है। तो ये जो सर एक बच्चों की टेंडेंसी होती है कि जैसे मान लीजिए इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, एक टेस्ट जो है वो अनाउंस हो गया, सबसे पहले दिल में आता है कि पोस्टपोन हो जाए, मतलब इसमें ये ना आए वो ना आए, है ना, अभी मेरी तैयारी नहीं है, मेरे को एक दिन और मिल जाए।
तो ये जो बच्चे टेस्ट से भागते हैं, इनको आपको क्या कहना है? इनको सिर्फ अपना वही दिमाग में ये चीज चेंज करनी है कि हम टेस्ट देने के बाद रिवाइज करें। टेस्ट के लिए थोड़ा सा पढ़ते चले जाओ, आप कभी भी टेस्ट की पूरी तैयारी नहीं कर सकते, लेकिन टेस्ट देने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या क्या आपका नहीं आता है, आपको क्या क्या पढ़ना है। इस एटीट्यूड से जाओगे तो आप टेस्ट के मार्क्स से कभी भी परेशान नहीं होंगे। हाँ। इस चीज से घबराना नहीं है कि टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। आपको ये एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल रही है और आपको अपना टाइम कहां लगाना है। टेस्ट से कभी मत भागिए। एक बार मैं कई बार बच्चों से कहता हूं, क्लास नहीं जा रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन टेस्ट नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये रिपीटिंग टेस्टिंग है जो कि, और टेस्ट रेलेवेंट होने चाहिए। ये भी बात सही है सर। हमने देखा है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी कई बारी अनयूजुअल पेपर ऊल जलूल क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, ये दिखाने के लिए। बच्चों के साथ बिल्कुल ना वो है, बच्चे के पास बहुत कम टाइम है, बहुत कम एनर्जी है जी, वो बहुत सही जगह यूज होनी चाहिए जी। नॉलेज ठीक है, टीचर के लिए वो क्वेश्चन आसान होगी, लेकिन बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका समय बर्बाद होगा। समय बर्बाद हो रहा है। समय नहीं है 10 साल का कि वो 10 साल में करे। हाँ। उसको एक ही साल में काम की चीजें करा करके उस पे उसको एफिशिएंट बना करके we should prepare। तो आपको स्मार्टनेस यहाँ ये दिखानी है कि आपने जो टेस्ट सीरीज का चुनाव करना है वो आपको बहुत सोच समझ के करना है। फिर आप जिसे भी चुने उसमें आप अपना 100% एफर्ट दीजिए। हाँ, समर्पण भी जरूरी है। तो सर, हम यहाँ पर एज अ टीम काम कर रहे हैं, वी आर वेरी एक्साइटेड। ठीक है, हम लोगों की एक टीम है, हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं, बहुत दिल से लगे हुए हैं। मुझे बताइए सर, हम कैसे हेल्प कर रहे हैं इन बच्चों की? फिजिक्स में मैं स्पेशली, तो आपका सर पूरे उसमें आप ही वो है। नहीं फिजिक्स, बट इन फिजिक्स जो आपने मुझसे चीजें करवाई हैं मैं वो बता देता हूँ जी। एक तो हम लोग सर वो बेसिक मैथ जैसा मैंने डिस्कस किया, वी आर सपोर्टिंग एडिशनली कि जो भी बच्चा कहीं भी जा रहा हो बट उसकी बेसिक मैथ को सुधारने के लिए कुछ अलग से वो क्या करे, दैट इज व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग एज अ सॉल्यूशन इन लाइव क्लासेस, कंप्लीट बेसिक मैथ्स जी। दूसरी चीज सर, वो जो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं जनरली वो बच्चों को खुद से नहीं होते हैं, इवन आफ्टर लुकिंग एट द सॉल्यूशन आंसर्स भी देखने के बाद somehow they misinterpret the facts। और कई सारे मैं देखता हूँ कि गूगल में भी ना बड़ा मतलब ठीक है बट पूरी तरह से करेक्ट नहीं है सर, या कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं है, कंप्लीट नहीं। तो उस चीज की के गैप को वी आर फिलिंग, वी आर प्रोवाइडिंग द कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशंस फॉर द एग्जाम्पलर, स्पेशली MCQ 1 एंड MCQ 2। और उसके अलावा कंटेंट तो है, उसके अलावा सर टेस्टिंग हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, बहुत रिलेवेंट टेस्ट। पर ये दो यूनिक चीजें हम कर रहे हैं फिजिक्स में, अभी ये दो कर रहे हैं, फिर बाद में और भी ऐड करेंगे। जी। तो बच्चों ये बात बड़े ध्यान से समझ लीजिए, सर लाइव क्लास लेते हैं हर मंडे 5 बजे से 6 बजे सर की लाइव क्लास होती है, और उस लाइव क्लास में हम बहुत ज्यादा बेसिक मैथ करा रहे हैं। सो आप पुराने वीडियो भी देख लीजिए जो वीडियो पड़े हुए हैं, इससे आपको जो कैलकुलस है, वेक्टर है, इसको करने में आसानी होगी। जैसा सर ने कहा, आप पढ़ कहीं भी रहे हैं बिल्कुल पढ़ते रहिए, लेकिन इन वीडियोस को देखिए, ये जहां भी आप पढ़ रहे हैं आपको बहुत बड़ा फायदा करेगा। सर एक चीज और मुझे पूछनी है, मान लीजिए एक बच्चा है, मैं कई बार बच्चों से ये कहता हूं कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बहुत से बच्चे ड्रॉप करते हैं, तो फिर वो ही गलती करते हैं दोबारा और सोचते हैं कि सोच के कि जो ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं बट दे नेवर ग्रो। तो इस टाइम पर इन बच्चों के लिए ये जरूरी है कि उनको प्रॉपर फीडबैक दिया जाए। तो क्या हम इस तरह के बच्चों के लिए आने वाले टाइम में इस तरह के कुछ और सेशन करने की सोच रहे हैं? बिल्कुल, जिससे कि इनको हाथ पकड़ के, क्योंकि छोटा बच्चा है सर, और ये बच्चे सिलेक्शन है सर। हाँ जी। इन बच्चों ने ऑलरेडी सब पढ़ा हुआ है। हाँ जी। बस वो रास्ता समाओ, जो मिस्टेक्स उनको बता दे कोई कि भाई अगर ऐसे नहीं ऐसे कर, ये कर, तो देखेंगे इंप्रूवमेंट बहुत फैंटास्टिक होता है सर, बहुत कम एफर्ट्स। सर हमारे देश में इक्वालिटी, इक्विटी की बहुत कमी है। बड़े शहरों छोटे शहरों में अंतर है, पैसे का अंतर है, हर एक के पास एक वो मेंटरशिप अवेलेबल नहीं है, हर कोई जना आपसे बात नहीं कर सकता। लेकिन अब शायद ऑनलाइन से ये फायदा हो रहा है कि आप ये काम कर सकते हैं। तो हम बच्चों से कहते हैं कि आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, प्राइमरी चीज जो भी है, लेकिन सर आपके पास अवेलेबल है हर मंडे, जैसा मैंने आपसे कहा 5 से 6 सर का और कंटेंट भी है,
टेस्ट भी सर डालेंगे, MCQ वाला प्रोडक्ट भी सर का तैयार हो रहा है, एग्जाम्पलर बायोलॉजी आप कीजिए। तो और कुछ सर बच्चों को आप कुछ और अपनी तरफ से बस वही सर, बाकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, इसको आप ये मान के चलिए कि आपको एक इतना अमाउंट ऑफ काम दिया गया है, इसे खत्म करो, जल्दी से एग्जीक्यूट करो, हाँ। और उसके बाद लेट्स सी। बाकी टेंशन लेने से कुछ नहीं होता लाइफ में, जो मिलना है, जो चीजें हैं, जी। मतलब यू हैव टू बी वेरी हम्बल विद यू, हाँ। डोंट बी एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू मच कि हाँ। आपने थोड़ा सा पढ़ा, आपको लगे मुझे सब आ जाना चाहिए। नो, हाँ, बी हम्बल विद योरसेल्फ। हाँ, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। हाँ। बड़ा टास्क है, धीरे धीरे करके हो जाएगा, किया जा सकता है। रोज अपने आप को समझाइए, किया जा सकता है। तो सर मैं एक बार समराइज कर देता हूं जो आपने कहा बच्चों के। तो आपने ये कहा कि ये जो डर वाली बात है, इसके पीछे बेसिक मैथ है, और बेसिक मैथ से जब नींव ही गलत हो जाती है तो वो फिर इमारत हिलती रहती है और एस्केपिज्म आता है। फिर आपने ये कहा कि बच्चे को स्मार्ट स्टडी के लिए अपना टेरिटरी फिक्स करनी चाहिए, फैमिलियरिटी होनी चाहिए सब्जेक्ट में क्या क्या है, ताकि पक्के तौर पे पता चले कि क्या मुझे आता है, क्या टॉपिक के नहीं, लेवल तक, क्या बिल्कुल एक एक छोटे छोटे टॉपिक के लेवल तक आना चाहिए। उसके बाद में जब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है तो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपने कहा सॉल्व्ड एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर एक आपने कहा कि एग्जाम्पलर में MCQ1 और MCQ2, और आपने ये कहा कि ये सारे एक साथ नहीं कर रहे हैं, रिवाइज और रिकॉल में होगा तो बार बार ये रिवाइज रिकॉल होगा और उससे आपको तैयारी होगी, एक साथ नहीं करना है। टेस्टिंग से भागिए नहीं, टेस्टिंग का मतलब ये है कि हम टेस्ट देकर के रिवाइज करेंगे, रिवाइज करके टेस्ट नहीं करेंगे, तैयारी पूरी कभी नहीं होती। परफेक्शनिज्म ट्रैप में मत फंसिए, गुड एनफ इज गुड एनफ, ये टेस्ट आपको थोड़ा बता सा पढ़ देंगे। के देंगे, बिल्कुल पढ़ के बिल्कुल, देंगे। हाँ हाँ हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब यही है। और दूसरा ये है कि यहाँ मेडू हब पर सर लाइव क्लास भी ले रहे हैं, उसमें खूब मैथ ही पढ़ाया जा रहा है ताकि इस डर को जड़ से अलग किया जाए। That is add on. That is add Add on with your current topics जो भी चल रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं साथ में, बेसिक मैथ, जस्ट बेसिक। हाँ, इससे आपको फिजिक्स को करने में आसानी आएगी। बहुत सारा कंटेंट भी मेडू हब पे आने वाला है, टेस्टिंग आने वाली है, बहुत सी चीजें यहाँ पर अवेलेबल होंगी। जैसा सर ने बताया, एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट सर तैयार कर रहे हैं, एग्जाम्पलर बायोलॉजी का, हर एक बुक का MCQ1 और MCQ2, जिसकी वजह से सर ये कह रहे हैं कि अगर आपने कर लिया तो आपके 180 नंबर भी आ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है अब ये डर कुछ कम हुआ होगा। हर एक चीज का एंटीडोट एक्शन है। अब हम इसमें एग्जीक्यूशन पर आते हैं। तो एक बार फिर बच्चों, सर को हम धन्यवाद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। उम्मीद है इस तरह के बहुत अच्छे सेशंस आपके साथ और होंगे, और इन बच्चों की हम मदद करेंगे 2024 नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।